जरा सोचिए, एक ऐसा वक्त था दूसरे विश्व युद्ध के ठीक बाद, जब सारी दुनिया मलबे से खुद को समेट रही थी। तब एक देश था जो सोने की तरह चमक रहा था। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी। नाम था वेनेजुएला। आज आज वही देश एक सबक बन चुका है, एक चेतावनी भरी कहानी। तो चलिए आज इसी कहानी में उतरते हैं और समझते हैं कि आखिर ये पावर हाउस ढह कैसे गया। मतलब 1970s के दशक में वेनेजुएला की राजधानी कराकस भविष्य का शहर माना जाता था। ये अमेरिकी शहरों से भी 2 गुनी तेजी से बढ़ रहा था। और आज की हकीकत ये है कि पिछले एक दशक में 80 लाख लोग, सोचिए 80 लाख लोग अपना देश छोड़कर भाग चुके हैं। ये लगभग पूरे स्विट्जरलैंड की आबादी के बराबर है। यही है वेनेजुएला के दुखद पतन की कहानी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? एक ऐसा देश जिसके जमीन के नीचे दुनिया का सबसे बड़ा तेल का खजाना दबा हो, वो अपने लोगों का पेट भरने में भी नाकाम कैसे हो सकता है? यही वो सवाल है जो हमें इस पूरी कहानी की जड़ तक ले जाएगा। तो चलिए इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो हमारी पड़ताल का जो पहला सुराग है ना, वो एक बड़े ही अजीब विरोधाभास, एक पैराडॉक्स में छिपा है। सोचिए, वेनेजुएला के पास तेल का समंदर है, लेकिन वो उसमें से मुश्किल से एक बाल्टी ही निकाल पाता है। आंकड़ों पर नजर डालें तो ये बात और भी साफ हो जाती है। दुनिया का 17% तेल वेनेजुएला के पास है। 17%। लेकिन वो प्रोडक्शन कितना करता है? सिर्फ 1%। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई जीनियस स्टूडेंट एग्जाम में बस पासिंग मार्क्स लेकर आ जाए। और यकीन मानिए, उसकी काबिलियत और उसके प्रदर्शन के बीच का ये जो फासला है ना, यही इस कहानी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। तो सवाल ये है कि प्रोडक्शन इतना कम क्यों है? इसका जवाब जानने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे चलना होगा। उस पल में जब वेनेजुएला ने एक बहुत बड़ा और साहसी फैसला लिया, अपने सबसे कीमती खजाने को अपने कब्जे में लेने का। देखिए, कई दशकों तक तो अमेरिकी और यूरोपीय कंपनियां वेनेजुएला के तेल से मोटा मुनाफा कमा रही थीं। फिर 1976 में तब के राष्ट्रपति पेरेज ने कहा, बस अब और नहीं। उन्होंने सवाल उठाया कि हमारे तेल का सारा फायदा विदेशियों को क्यों मिले। और फिर उन्होंने पूरे तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दिया, मतलब सब कुछ सरकार के कंट्रोल में। उन्होंने पीडीवीएसए नाम की एक सरकारी तेल कंपनी बनाई और वादा किया कि अब तेल का सारा पैसा वेनेजुएला के लोगों पर खर्च होगा। ये फैसला जनता में तो जबरदस्त हिट हुआ, लेकिन इसके नतीजे बहुत दूर तक जाने वाले थे। और जाहिर है, इस फैसले ने कुछ बहुत ताकतवर दुश्मन भी बना दिए। अमेरिकी तेल कंपनियों का रातों रात अरबों डॉलर का नुकसान हो गया, और वो इस बात को कभी भूले नहीं। वो बस सही मौके का इंतजार कर रहे थे, बदला लेने के लिए। अब कहानी में लगभग 2 दशक आगे बढ़ते हैं। एक नया करिश्माई नेता सामने आता है। वो भी लोगों से वही वादा करता है, तेल का पैसा लोगों के पास वापस लाने का। इस नेता का नाम था ह्यूगो चावेज, और वो वेनेजुएला को हमेशा के लिए बदलने वाले थे। चावेज की सोच बड़ी सीधी थी। वो एक समाजवादी थे और उनका मानना था कि तेल से होने वाली कमाई कुछ अमीर लोगों की तिजोरियों में नहीं, बल्कि देश के आम लोगों की भलाई पर खर्च होनी चाहिए। और ये एक ऐसा आइडिया था जो वेनेजुएला के लाखों लोगों के दिलों को छू गया। और चावेज ने पीडीवीएसए को, मतलब देश की सरकारी तेल कंपनी को, एक तरह से देश का एटीएम बना दिया। तेल के पैसे से क्या कुछ नहीं किया गया। मुफ्त हेल्थ क्लिनिक खोले गए, लोगों को सस्ता खाना दिया गया, नए घर बनाए गए। इन प्रोग्राम्स को मिशंस कहा गया और इन्होंने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। जाहिर है, चावेज लोगों की नज़र में हीरो बन गए। लेकिन इस खूबसूरत तस्वीर में एक बहुत बड़ी खामी थी। ये जो सपनों का महल बनाया जा रहा था, उसकी नींव बहुत कमज़ोर थी। ये पूरी की पूरी योजना सिर्फ एक चीज़ पर टिकी थी, तेल की ऊंची कीमतें। और अगर कीमतें गिरतीं तो पूरा देश उनके साथ ही नीचे आ जाता। और यहीं पे कहानी में एक ज़रूरी इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट आता है जिसने वेनेजुएला को इतना कमज़ोर बना दिया। इसे कहते हैं डच डिजीज़। अब ये डच डिजीज़ क्या है? आसान भाषा में समझिए, ये तब होता है जब कोई देश अपनी कमाई के लिए तेल जैसी सिर्फ एक चीज़ पर इतना ज़्यादा निर्भर हो जाता है कि बाकी सारे सेक्टर्स जैसे खेतीबाड़ी, मैन्युफैक्चरिंग, सब धीरे धीरे ठप पड़ जाते हैं। इसे समझने के लिए एक सोने की खान वाले शहर का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक छोटे से शहर में अचानक सोना मिल जाता है। अब माइनिंग कंपनी इतने ज्यादा पैसे ऑफर करती है कि शहर के किसान, टीचर सब अपना काम छोड़कर खदान में मजदूर बन जाते हैं। धीरे धीरे शहर के बाकी सारे काम धंधे बंद हो जाते हैं और पूरा शहर सिर्फ सोने पर निर्भर हो जाता है। फिर एक दिन
सोना खत्म हो जाता है। अब क्या होगा? शहर बर्बाद हो जाएगा क्योंकि लोगों के पास माइनिंग के अलावा कोई और हुनर ही नहीं बचा। वेनेजुएला ने भी ठीक यही किया। उसने अपना सब कुछ तेल पर दांव पर लगा दिया और बाकी सारी इंडस्ट्रीज को मरने दिया। और ये एक बहुत बड़ी, बहुत घातक गलती साबित। और फिर एक के बाद एक ऐसी मुसीबतें आई जिन्होंने इस पहले से कमजोर देश को तबाही के मुहाने पर लाके खड़ा कर दिया। इसे ही परफेक्ट स्टॉर्म कहते हैं। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। पहले 2008 में दुनिया भर में मंदी आई और तेल की कीमतें धड़ाम से नीचे गिर गईं। फिर 2013 में ह्यूगो चावेज की कैंसर से मौत हो गई, जिससे देश में एक पॉलिटिकल वैक्यूम बन गया। और फिर अमेरिका ने एक के बाद एक कड़े प्रतिबंध लगाकर दबाव और बढ़ा दिया। मतलब एक के बाद एक कई बड़े झटके लगे। कीमतों में गिरावट कितनी बड़ी थी, इसका अंदाजा लगाइए। 2008 की शुरुआत में तेल $140 प्रति बैरल था और साल के अंत तक ये सिर्फ $41 रह गया। सोचिए, किसी की 70% से ज़्यादा इनकम रातों रात खत्म हो जाए। वेनेजुएला के लिए ये किसी इकोनॉमिक हार्ट अटैक से कम नहीं था। एक तरफ पैसा आना बंद हुआ तो दूसरी तरफ तेल का प्रोडक्शन भी बुरी तरह गिर गया। चावेज ने तजुर्बे की जगह वफादारी को तरजीह दी थी और अब देश को उसकी कीमत चुकानी पड़ रही थी। प्रोडक्शन में लगभग 2/3 की गिरावट आई और इससे संकट और भी ज्यादा गहरा हो गया। तो आखिर इस पूरी तबाही का जिम्मेदार कौन है? कसूर किसका है? देखिए, इसको लेके 2 मेन थ्योरीज हैं और सच शायद इन दोनों के बीच में ही कहीं छिपा है। एक तरफ की दलील ये है कि वेनेजुएला अपनी ही गलतियों का शिकार हुआ। उनकी समाजवादी नीतियां जो सिर्फ ऊंची तेल की कीमतों पर चलती थीं, माधुरों के राज में फैला भयानक भ्रष्टाचार और तेल के एक्सपर्ट्स को हटाकर वफादार मिलिट्री अफसरों को बिठाना। दूसरी तरफ की दलील है कि ये सब बाहरी दबाव का नतीजा था, खासकर अमेरिका के लगाए प्रतिबंधों का, जिन्होंने देश की इकोनॉमी की कमर ही तोड़ दी। सवाल वाकई बहुत पेचीदा है। अमेरिकी एक्शन को कुछ लोग एक नए तरह के उपनिवेशवाद यानी मॉडर्न कोलोनियलिज्म की तरह देखते हैं। जैसा कि एक जानकार ने कहा भी है, इसे पहले उपनिवेशवाद कहा जाता था, अब ये बस वापस आ गया है। अब सवाल है कि ये प्रतिबंध काम कैसे करते हैं? बहुत सिंपल है। ये किसी भी देश को वेनेजुएला से तेल खरीदने के लिए अमेरिकी डॉलर इस्तेमाल करने से रोकते हैं। और क्योंकि दुनिया में तेल का लगभग सारा व्यापार डॉलर में ही होता है, तो ये एक तरह से वेनेजुएला की लाइफलाइन काटने जैसा है। और यहीं पर ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब कोई देश बिखरता है, तो क्या उसकी किस्मत सिर्फ उसके अपने फैसलों से तय होती है, या फिर दुनिया की बड़ी ताकतें भी इसमें अपना रोल निभाती हैं? यही वेनेजुएला की कहानी का सबसे बड़ा सवाल है और इसका कोई आसान जवाब शायद है ही नहीं।